हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। तो अभी तक इस पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ वैल्यू एडेड एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड हाउ कैन बी मेजर वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड हाउ कैन बी मेजर intermediate consumption. So in this video we'll discuss precautions of वैल्यू एडेड मेथड। जो तीन मेथड है हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने के, उसमें से पहला मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू एडेड मेथड जो है हमारा, उसको हम उसके प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है और हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है। इसको ऑल 6 पॉइंट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। Alright then, so now first of all, what are the precautions? कौन कौन से precautions हैं? तो पहला precaution है intermediate goods are not to be included in the national income. Intermediate goods are not to be included in the national income. When आप recall करें कि जब हम type of goods पढ़ रहे थे, intermediate good and final good, तो हमने पढ़ा था कि intermediate good national income में include नहीं होते हैं, alright, और final goods include होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, precaution में भी हमें ध्यान रखना है कि intermediate good हमें national income में इंक्लूड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बिकॉज इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, और फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। ओके, इसलिए अगर हम फिर से इंक्लूड करेंगे तो जो काउंटिंग होगी वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होगी वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था मिलर का और बेकर का, यानी कि मिलर ने जो फ्लोर बनाया है, सपोज 100 रुपीज़ का है, और 100 रुपीज़ से उस फ्लोर से बेकर ने 200 का बेकरी बिस्किट बनाया है। ठीक है, तो 200 ही फाइनल गुड है, 200 को ही हम इंक्लूड करें, 100 को प्लस ना करें, क्योंकि 100 रुपये का जो फ्लोर है वो बिस्किट्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, अगर 200 प्लस 100 करेंगे तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, फ्लोर को 2 बार काउंट कर लिया जाएगा। ऑलराइट, तो इसलिए हमें केवल इंटरमीडिएट गुड्स ही इंक्लूड करनी है। तो पहला हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, is not to be included. तो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो सेकेंड हैंड गुड्स आप सभी जानते हो, आप सभी सेकेंड हैंड बुक्स परचेज करते होंगे, और करना भी चाहिए, परचेज करना चाहिए, क्योंकि नई बुक्स तो एक ही उनका मीनिंग होता है, एक ही यूज़ होता है। तो इसके अलावा बाइक सेकेंड हैंड, कार सेकेंड हैंड, बहुत सारी सेकेंड हैंड चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो उनका सेल और परचेज जो होगा नहीं होगा नेशनल इनकम में इंक्लूड, उनकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि सपोज़ बाइक 2020 में ली गई है, 2022 में अगेन वो सेल आउट की गई है, तो चूँकि 2020 में उसकी वैल्यू 2020 में प्रोड्यूस हुई है, तो उसकी 2020 में उसकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है, 22 में उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ याद रखना है कि इस सेकेंड हैंड सेल एंड परचेज में अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन इंक्लूड होता है, ठीक है, कमीशन जनरेट होता है या कमीशन लिया जाता है, तो वो वैल्यू कमीशन, केवल कमीशन, वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए ने यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ए ने सेल किया है बी को, ठीक है, तो इसको 100 रुपये में सेल किया, तो ये जो प्राइस है इसको तो इंक्लूड नहीं किया जाए, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो इनको ज्वाइन किया है, जिसने इनको एक दूसरे से मिलाया है, ये कहता है 10 रुपीज़ मेरे हैं, तो ये 10 रुपीज़ जो है 10 रुपीज़ कमीशन लेता है 5 इन से, तो ये 10 रुपीज़ नेशनल इनकम का पार्ट होंगे, ठीक है, लेकिन ये 100 रुपीज़ पार्ट नहीं होंगे। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे OLX है, OLX क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो क्या करता है, सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज करने वालों को एक प्लेटफॉर्म देता है, कंबाइन करता है। तो क्या होगा, जब आप वहाँ पे सेल करने जाओगे तो कुछ परसेंट OLX वाले लेंगे, सेलर से भी लेंगे, परचेजर से भी लेंगे, तो वो जो OLX की अर्निंग है वो क्या है? वो नेशनल इनकम का पार्ट है, वो कमीशन है, वो ब्रोकरेज अमाउंट है। ऑलराइट, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, बट कमीशन ऑन दैट गुड विल बी इंक्लूडेड। ऑलराइट, second point is done. Third is production of services for self consumption
यानी कि डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं या डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती हैं। कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो डोमेस्टिक या सेल्फ कंजप्शन के लिए होती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमारी सबकी मदर हैं, वो घर के लिए सर्विस करती हैं, खाना बनाती हैं, सबका लंच प्रिपेयर करती हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्विस है फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। या कोई पेरेंट है या कोई टीचर है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है या कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है, तो ये क्या है, ये सर्विस है। टीचिंग क्या है, सर्विस हो गई, तो ये फॉर सेल्फ कंजप्शन अपने घर के लिए, तो इसका इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। इसी तरह से कोई डॉक्टर अपने बच्चे के ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई वकील अपना केस लड़ रहा है या अपने फैमिली मेंबर का केस लड़ रहा है और पैसे नहीं ले रहा है, तो वो क्या है, सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेल्फ कंजप्शन को से कंफ्यूज मत होना, सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगे, बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। यहाँ पे ये याद रखना है चिल्ड्रन, आपको फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड, ऑलराइट, विल नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेल्फ कंजप्शन से सेल्फ कंजप्शन आ गया तो नहीं इंक्लूड होगा, नहीं, आपको देखना है कि सर्विस है या गुड्स है। तो गुड्स इंक्लूड होगी सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर प्रोड्यूस हुई हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे फार्मर्स हैं, क्या करते हैं, वो अपने खाने भर के लिए ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, बहुत थोड़ा सा मार्केट में ले जा पाते हैं, ठीक है। तो क्या है, वो गुड्स है, वीट जो है वो गुड्स है, राइस है वो गुड्स है, तो क्या है, उसकी वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। हालांकि वो मार्केट में नहीं जाता है तो मार्केट वैल्यू पता नहीं चलेगी, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू उसकी इंक्लूड की जाएगी, यानी कि गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इम्पुटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज टू बी इंक्लूडेड, शुड बी इंक्लूडेड। तो इम्पुटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज क्या है, जैसे कि जितने भी लोग हैं तो सब घर में, सभी घर में रहते हैं, अपने घर में रह रहे हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, हाउसिंग सर्विसेज, घर में हम रह रहे हैं तो हाउसिंग सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम पेमेंट तो कहीं नहीं कर रहे हैं। वेयरएज अगर इसी घर में कोई दूसरा पर्सन रहता या कोई हम रेंट रख लेते हैं, टेनेंट रख लेते हैं, रेंटर रख लेते हैं, तो वो हमें रेंट देता है, ठीक है, तो उसकी तो हम इंक्लूड करते हैं। तो अपना हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि हम किसी को पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे करना चाहिए या किया जाता है, किया जाएगा नेशनल इनकम में। जो जितने भी सब लोग हम जैसे अपने घरों में रह रहे हैं, ठीक है, तो इसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इवन हम कहीं पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसकी क्या होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू या इम्पुटेड वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जैसे आप अपने घरों में रह रहे हो, हालांकि कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू कि भाई आप 2 BHK में रह रहे हो और जिस भी सिटी में रह रहे हो वहाँ पे उसका रेंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू उसका नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाता है। ऑलराइट, हालांकि आपसे कोई पूछने नहीं आता है और ना ही कभी किसी ने पूछा होगा कितने आपका क्या एस्टिमेट नहीं करता है कि कितना आपका रेंट पड़ेगा या कैसे होगा, लेकिन एक एस्टिमेशन लगाया जाता है और उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट क्या है, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। तो चेंज इन स्टॉक क्या है, ये है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सपोज 100 गुड्स प्रोड्यूस हुई लेकिन उनमें से 90 सेल हुई, 10 सेल नहीं हुई, तो 10 क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। तो वो चूंकि 10 गुड्स मार्केट में गई ही नहीं, मार्केट में उनकी वैल्यू नहीं आई, तो ऐसा ना हो कि हम उनको इंक्लूड ही ना करें नेशनल इनकम में, हम उसी ईयर, हालांकि वो सेल आउट अगले साल हो नहीं, लेकिन जिस साल प्रोड्यूस हुई हैं उस ईयर की नेशनल इनकम का पार्ट होंगी, ठीक है। हालांकि वो मार्केट में सेल आउट नहीं हुए, फिर भी उनको नेशनल इनकम में उसी ईयर की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे चेंज इन स्टॉक जो 6 पॉइंट है। तो ये हमारे सारे 6 पॉइंट हो गए। कभी कभी आता है 3 या 3 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको आप इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। एटलीस्ट 5 तो आपको बिल्कुल कंफर्म याद होने चाहिए ताकि 3 या 4 मार्क्स में आप अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर सकें। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने ना लिया हो।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके चिल्ड्रन, तो ये इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ऑलराइट, और उसके बाद हम इनकम मेथड पे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन, स्टे ट्यून्ड।